स्वागत है आपका अशोकनगर से। इस बीच खबर मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान क्रमांक 122 पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। अशोकनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जजपाल सिंह जज्जी और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। 122 नंबर का ये मतदान केंद्र जहां पर वो पहुंचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। बहुत जरूरी हो जाता है। सुबह से ही आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने पोहरी से सुरेश धाकर की तस्वीर देखी, वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर की, जहां से जजपाल सिंह जज्जी ने मतदान किया है। जजपाल सिंह जज्जी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। सुबह से ही लोग निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपील की और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप सारी सुरक्षा के साथ अपने घर से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस समय सांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप भमरकर। पहले व्यवस्थाओं की बात करेंगे, फिर राजनीतिक समीकरण उनसे समझेंगे। संदीप, क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहला चुनाव है कोविड-19 के बाद? कितनी संख्या में लोग अभी पहुंच रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए प्रतुल, इस वक्त मैं सांची विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ के हमने बहुत सारे पोलिंग बूथों का जायजा लिया है। अधिकांश बूथ यानी ग्रामीण इलाकों के जो पोलिंग बूथ्स हैं यहाँ पर मतदाताओं की भारी तादाद है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हुई थी। उत्साह के साथ में लोग पहुँच रहे हैं मतदान के लिए। लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, कस्बाई इलाके हैं, यहाँ पर शुरुआती घंटों में मतदाताओं की संख्या कम देखने को मिल रही है। जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ वो प्रॉपर सांची शहर में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, इक्का दुक्का संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इंतज़ाम पर्याप्त है। यानी अगर कोई ये डर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचेंगे तो संक्रमण हो सकता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करके रखे हैं। सुरक्षा के साथ में जो स्वास्थ्य के को लेकर भी पर्याप्त इंतजाम है। प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद में ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। ग्लव्स अगर मौजूद रहेगा तो ही अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइज करना और मास्क देना, ये दोनों सुविधाएं मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग कर रहा है। तो लोग जो है पर्याप्त संख्या में पहुंचे, निडर होकर पहुंचे, ये सुनिश्चित किया है चुनाव आयोग ने। अब ये देखना है कि दोपहर बढ़ते बढ़ते में, क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी 1-2 दिनों में बढ़ी है, एकदम सुबह अगर घर से बाहर निकलें तो आम दिनों की तरह नहीं होती है, बल्कि सिहरन सी हो जाती है। तो हो सकता है कि ठंड की वजह से लोग सुबह नहीं आ रहे हो बाहर, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो भारी तादाद है, लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये सांची प्रॉपर शहर में अभी मतदाताओं में वो उत्साह और वो कतारें देखने को नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल, मैं संदीप लौट रहा हूं आपके पास। आपसे हम राजनीतिक समीकरण इस सीट का समझेंगे। मांधाता का रुख करते हैं। खबर मिल रही है वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मतदान केंद्रों पर मतदान दल के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। यहां हर मतदाता को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और साथ ही साथ मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कई मतदाताओं से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम मतदान कर रहे हैं। अब रुख करेंगे सांची का। हमारे सहयोगी संदीप बने हुए हैं। प्रभुराम चौधरी और मदन लाल चौधरी यहां से उम्मीदवार हैं। संदीप, प्रभुराम चौधरी की बात करें तो सत्ता परिवर्तन के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वहां पर दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग तरीके से प्रचार किया है। दोनों ने छोटी छोटी सभाएं की हैं और पूरा जोर लगाया है। क्या समीकरण है वहां के? संदीप का रुख करेंगे। संदीप, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है? जी मृदुल, जी मृदुल। प्रभुराम चौधरी और मदन लाल चौधरी, क्या समीकरण देखे संदीप आपने?
देखिए, ये सीट भी कोई अलग नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी वही माहौल है जो बाकी 27 सीटों पर है। ये यहाँ पर भी उसी तरह का माहौल है। चूंकि प्रभुराम चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है। और ये जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं, ये पहली दफ़ा विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांग्रेस पूरी उनके साथ में है। लेकिन यही बात, यानी पूरी भाजपा प्रभुराम चौधरी के साथ में है या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने ये देखा था कि पिछले दिनों ही यहाँ पर बीजेपी के जो दूसरे लीडर्स हैं, जो सांची विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं या उनके समर्थक हैं, वो भरपूर ढंग से पूरी तन्मयता के साथ में ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि कोई बाहर से कोई शख्स आकर उनके पार्टी में शामिल हो गया। अब उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं की पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो ये थोड़ा सा ये प्रभाव देखने को ज़रूर मिल रहा है। हालांकि संगठन यहाँ पर काफ़ी बीजेपी का मजबूत है और बीजेपी अपने संगठन के ज़रिए ये कोशिश कर रहा है कि अपने पक्ष के वोट डलवाए जा सकें। तो मुकाबला तगड़ा है और मतदाता मौन है। मृदुल, यहाँ ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में हम होकर भी आए हैं, मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की है, लेकिन मतदाताओं ने अपने मन की बात बाहर नहीं की है। जो अब इससे पहले के चुनाव हैं, इस वक्त में खुलकर मुद्दों पर बात करना या प्रत्याशी के को लेकर बात करना, ये खुलकर की जाती थी। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि मतदाता अपना पक्ष खुलकर नहीं कह रहा है, तो और उसके मन में ही है जो कुछ है। जो ईवीएम में बटन के ज़रिए, ईवीएम के ज़रिए वो अपना मत बाहर निकालेगा, अपने विचार बाहर निकालेगा, तो तभी तय हो पाएगा। और इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी एक पक्ष में भरपूर माहौल है, कांटे का जरूरी हो जाता है और वो यहाँ पर भी है, उसका जिक्र करना। आप देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि डेंट हो सकता है अंदर से, कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे भी देखा हमने कि बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे और नाराजगी जो है वो दबी जुबान में नजर आती है वहां पर। एक चीज और है, कांग्रेस इस बार चुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे को लेकर चल रही है, तो ये दो चीज यहां इस सीट को काफी अहम बनाती हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया है, उसने अपने आप को प्रचार से, पार्टी ने इस तरह का प्रचार किया है कि कैंडिडेट भी गौण हो जाए, कमज़ोर कैंडिडेट भी ना रहे, बस ये बताया जा सके कि ये भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव है। यानी अब जो भी हुआ है, जो सरकार गिरी है या जो नाराज़गी रही है, जो भी रहा हो, उसका फैसला जनता करे। और एकमात्र चेहरा जो कांग्रेस की तरफ से सामने किया गया था, वो कमलनाथ का था। कमलनाथ ही अकेले थे जो हर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे और अपने पार्टी का प्रचार किया था। और उन्होंने जो भी प्रचार में जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि इन्हीं लोगों की वजह से इलेक्शन हो रहा है और जनता को अब तय करना है कि ये कांग्रेस को वोट देना है या फिर बीजेपी के उन लोगों को जो पहले कांग्रेस में थे और जिनकी वजह से सरकार चली गई। तो कांग्रेस ने यही मुद्दा बनाकर रखा था। बीजेपी के सामने दिक्कत यह है, जिस बात का आपने जिक्र किया, कि जब बीजेपी दफ्तर में पहुंचे थे, चाहे वो मुदित शेजवार हो या गौरीशंकर शेजवार हो, जो इस इलाके के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ पर अपना दबदबा और कब्जा बनाकर रखा था। लेकिन अब यदि प्रभुराम चौधरी यहाँ पर आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनके प्रतिद्वंदी होंगे। तो ये प्रतिद्वंदिता को ख़त्म करना है तो उनको अपना अस्तित्व बनाए रखना होगा। और कैसे बनाए रख सकते हैं, ये इस बात को खुलकर कहना ज़रूरी भी नहीं है, समझ में सबको आती है और वो रणनीतियाँ यहाँ पर भी अपनाई गई हैं। लेकिन जैसा कि संगठन की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, बीजेपी में व्यक्ति से ज़्यादा संगठन को तवज्जो दी जाती है। और यहाँ पर यदि संगठन ने काम किया, उसकी तरकीब कारगर रही, तो ये एंटी इनकम्बेंसी या नाराज़गी जैसी चीज़ जो बीजेपी के अंदर है, वो पूरी तरह ख़त्म हो सकती है और बीजेपी अपने पक्ष में अपने वोटर्स को ला सकती है। ऐसी परंपरा रही है। लेकिन बिल्कुल। और संदीप, आप अगर संगठन आप यहाँ पर नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस पूरे समीकरण के बाद क्या तस्वीर वोटिंग परसेंटेज की रहेगी, ये भी आपसे हम जानेंगे। अब बात करेंगे मुरैना की। मुरैना में क्या हो रहा है ये जान लीजिए। मतदान की प्रक्रिया चल रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां पर कितने मतदान केंद्र हैं तो ये भी जान लीजिए। 1726 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और खासकर कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक ही यहां पर चुनाव कराया जा रहा है। यहां का हाल क्या है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो बताइए व्यवस्था कैसी है, कितने पोलिंग बूथ पर क्या क्या किया गया है?
देखिए मृदुल, मैं आपको बता दूं कि मुरैना जिले में कुल 1726 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उनमें लगभग 11,77,000 जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कोविड का समय है और यही कारण है कि इस बार जो है विशेष व्यवस्थाएं जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई हैं। जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करी जा रही है। इसके बाद उनको मास्क और ग्लव्स भी दिया जा रहा है। मतदाताओं में उत्साह कैसा है ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। सुबह सुबह का वक्त है। मैं मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को ये थोड़ी सी आशंका थी कि मतदाता जो है वो कम घरों से निकलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आमतौर पर जो चुनाव पहले हुए उनमें भी हमने देखा कि मतदान करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और अभी भी जो है लोग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है कि कोरोना साथ लोग कह रहे थे वोट डालने कम आएंगे लोग? क्या कह रहे हैं सर? कैसा माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल है सर यहाँ पर। कुछ और युवा मतदाता, आप क्या पहली बार वोट डालने आए? हाँ, पहली बार आए हैं। तो किस तरह का उत्साह है आपके मन में? बहुत अच्छा उत्साह है। दादा भी हमारे साथ हैं। दादा बताइए कि किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है साहब, भीड़ भाड़ बहुत है और वोट भी बढ़िया। बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए और कहिए लोगों से कि मास्क का उपयोग भी करें क्योंकि बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ बहुत है। और आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप बने रहिए मेरे साथ। इस समय दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। सैयद जाफर हमारे साथ और जमा खान बीजेपी का पक्ष रखेंगे। जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। संदीप और शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो किस तरीके से जाफर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार किया है टिकाऊ और बिकाऊ पर और आप जानते हैं कि नंबर 1 चैनल है सर हमारा। क्या लग रहा है अब? नहीं, देखिए बिल्कुल उस बात पे आज भी कांग्रेस पार्टी कायम है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है और मध्य प्रदेश के अलावा पूरा देश जानता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए हर प्रदेशों में इस प्रकार के कार्य करती है। हमने तो महाराष्ट्र में ये भी देखा था कि रात में 12 बजे राष्ट्रपति शासन हट जाता है, रात में 2 बजे मुख्यमंत्री शपथ ले लेता है और अगले दिन उसके बाद बहुमत नहीं होता। वो तो बहुत बार हमने देखा इतिहास में जाफर साहब। लेकिन मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि आप हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे, आगे भी जुड़ेंगे रिजल्ट वाले दिन भी। तो दावा क्या कह रहा है जाफर साहब का दिल क्या कहता है अब? नहीं, बिल्कुल मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति आई और मध्य प्रदेश में सीधे दिखता है कि इन्होंने प्रलोभन देकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदा। अगर ये इतने पाक साफ होते तो ये 14 लोगों को बिना विधायक के मंत्री नहीं बनाते। ये साफ दिखता है। हम ये पैसों की बात भी लगातार कहते हैं कि इन्होंने पैसे लिया, उसके प्रमाण मांगे जाते हैं, समय समय पर हमने इसके वीडियो क्लिप भी दिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से 14 मंत्री इन्होंने बिना विधायक के बनाए और अपने कद्दावर नेताओं को इन्होंने घर बिठा दिया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनको प्रलोभन दिया गया। पद्मन सिंह लोधी को आपने लेके आया, आपने उसको निगम का अध्यक्ष बना दिया। तो ये सबको देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है। बहुमत के आधार पर एक बार फिर कमलनाथ जी की सरकार 10 नवंबर को बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुमत के आधार पर बनेगी ये, लेकिन ये डगर जो है इतनी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। 25 सीट करीब जीतनी होंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत कम भी होंगी, तो निर्दलीय का समर्थन भी चाहिए आपको और ये आप जानते हैं बेहतर जाफर साहब। जमा खान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, आप भी दावा करेंगे क्या जीत का दावा करेंगे? तो कितनी सीट है ये भी बताते चलिए जरा साथ साथ। देखिए, मैं तो प्रत्येक बूथ जीतने का दावा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन तंत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है और हमने बूथ स्तर पर, पेज स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और मंडल स्तर पर जो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क किया है, लगातार बैठकें की हैं, महाजनसंपर्क अभियान चलाया है। हमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है और निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता एक बड़ी लीड, हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। साथ में प्रत्येक बूथ 28 सीटों का जीतने का संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरा है और ये संकल्प पूरा करने के लिए कार्यकर्ता वचनबद्ध है। आपको देखने को मिलेगा कि हम मेरे दो सहयोगी बड़े तादाद में बूथ जीत के आएंगे। हम विधानसभा तो 28 के 28 जीतेंगे। जमा खान साहब, मेरे दो सहयोगी सीट पर मौजूद हैं, संदीप और शैलेंद्र, मुरैना से और सांची से। मैं सांची का ही जिक्र कर लेता हूं। सांची से आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बूथ आपका मजबूत है। लेकिन जमा खान साहब अभी बता रहे थे संदीप की वहां पर
आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लें कि नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खुद के नेता नाराज नजर आए हमको, वहां पर कुछ फर्क पड़ेगा? आपने अभी संदीप जी की बात कही तो मैं भी संदीप जी की बात सुन रहा था। संदीप जी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर चाहे तो सारी नाराजगियों को खत्म कर सकता है और एक बड़ी लीड की ओर भारतीय जनता पार्टी को ले जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाह रहा है और बड़ी लीड की ओर ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। जो घटनाक्रम पिछले 15 महीने में गुजरे कमलनाथ जी की सरकार के रहे हैं वो हमने भी देखा है, कार्यकर्ताओं ने भी देखा है और आवाम ने भी देखा है। आवाम इसका जवाब देने आज जा रही है और मैं तो ये बोलूंगा कि आज का चुनाव जो है वो धोखेबाज वर्सेस खुददार का चुनाव है। आवाम से वायदे करके जब लोग चुनाव जीत के आए और वायदे पूरे नहीं हुए, उनके साथ धोखा हुआ और आवाम के अंदर से एक बात निकल के आई कि त्याग, परीक्षा और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस बात को आत्मसात किया। बलिदान तो दे दिया ना, और बलिदान का आपने फल भी दिया। जीवन समर्पित जिन लोगों ने चाहता बलिदान हूं दिया मातृभूमि और भी कुछ दूर तुझे, फल भी दिया। इस बात को उसका भी जिक्र करेंगे जमा खान साहब। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, इसका जवाब भी लूंगा मैं सैयद जाफर से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये बड़ी कवरेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए।